हेलो डियर फ्रेंड्स, मैग्नेट लर्निंग यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की सीरीज के अंतर्गत एक शेष बचा अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में ट्रिक, न्यूमोनिक और स्टोरी के साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बंगाल की खाड़ी का तंत्र व अरब सागर का अपवाह तंत्र पढ़ चुके हैं। उन्हें देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नदियों की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आगे इसी तरह हम राजस्थान का पूरा जीके यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। इससे पहले राजस्थान में 3 तरह के अपवाह तंत्र हैं। तो राजस्थान में वे 3 अपवाह तंत्र, पहला बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, जिसका राजस्थान में कुल अपवाह में 24% हिस्सा है। आंतरिक अपवाह तंत्र का 60.2%, 60.2% अपना हिस्सा रखता है आंतरिक अपवाह तंत्र। और बचा अरब सागर का अपवाह तंत्र, वह 16%, कितना, 16% अपवाह तंत्र में कुल हिस्सा है। तो यह जो हमारे पीछे बनाए गए वीडियो में शेष रह गया था आपको बताना, तो मैंने ये बता दिया। अब हम पढ़ते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र में सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट नदी पढ़ेंगे, घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में यदि हम पढ़ें तो हम देखते हैं कि इसके कुछ प्राचीन और उपनाम हैं। और प्राचीन नाम के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी, जिसे दृशद्वती नदी भी कहा जाता है। तो घग्गर नदी जो वर्तमान में है, उसे प्राचीन समय में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। इस बात की पुष्टि कौन करता है? तो यहाँ पर कुछ सोर्स है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में भी 10वें मंडल के 136वें सूक्त के 5वें मंत्र में। आप इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ऋग्वेद एक किताब है जिसमें टोटल 10 अध्याय हैं। उसके 10वें अध्याय में 136वें पेज पर 5वें मंत्र में मिलता है। कुछ इस तरह इसको हम समझ सकते हैं। तो सर्वप्रथम सरस्वती नदी का जो उल्लेख मिला वो ऋग्वेद में मिला, जो वर्तमान में घग्गर नदी कही जाती है। और इस सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता था मीरपुर पर्वत, और वो तुषार क्षेत्र में आता था। और पंजाब में इस नदी को, सरस्वती नदी को, चित्तांग नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी? चित्तांग नदी। इसके पश्चात 2009-10, कौन सा? 2009-10 के वर्ष में ऋग्वेद के कुछ सूक्त को विश्व धरोहर की सूची में, कहा, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 अध्याय हैं, ऐसे याद रखोगे। और इसके बाद 28 आप कैसे याद करोगे? तो 10 को हम कैसे बना सकते हैं? 2 + 8 से बनता है 10। तो याद सिर्फ रखना है 10, और 10 को हम फिर बनाएंगे 2 + 8 से, तो 1028, 1028 इसके टोटल सूक्तों की संख्या है। तो यह इसके प्राचीनता के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ उपनामों के बारे में चर्चा करें। तो घग्गर नदी के कुछ उपनाम इस तरह हैं। पहला हमने पढ़ा सरस्वती नदी, जिसे हमें दृशद्वती नदी भी कहा जाता है। इसे ही नट नदी कहते हैं, इसे लेटी हुई नदी भी कहते हैं। सोतर नदी, मृत नदी, राजस्थान का शोक, और
इसे राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। कुल बहाव की दृष्टि से कांतली नदी है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो घग्गर नदी है। ये चीजें हम आगे याद करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसकी कुछ विशेषताओं के साथ। ये हमने पढ़े इसके कुछ उपनाम। इसकी विशेषताएं कुछ इस तरह हैं। इस नदी पर वर्षा ऋतु में बाढ़ आने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। क्यों? इसका कारण समझो। ये कुछ सही से नहीं बना, लेकिन हमारा राजस्थान है और उत्तर में यहाँ पर हनुमानगढ़, और यह नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई राजस्थान में आती है और फिर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। तो हनुमानगढ़ जिले में जैसे ही प्रवेश करती है और वर्षा ऋतु में यदि वर्षा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो यहाँ इस नदी के पेटे से भी नीचे कुछ स्थान स्थित है, जिसके कारण इसका बहाव तेज हो जाता है और पानी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। और इस बाढ़ के आने के कारण ही इस नदी को राजस्थान का शोक भी कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि राजस्थान का शोक क्यों कहा जाता है घग्गर नदी को। और राजस्थान में हनुमानगढ़ जंक्शन जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है वह घग्गर नदी के पेटे से भी नीचे है, जिस कारण यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे पहले हमने लूनी नदी में पढ़ा था कि वहां पर बालोतरा स्थान लूनी नदी के पेटे से भी नीचे स्थित था। हमने वो भी वीडियो बड़ी ट्रिक और निमोनिक के साथ बनाया है। आपने वह नहीं देखा तो आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यह नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी इसलिए कही जाती है क्योंकि यह राजस्थान में प्रवेश करने के बाद अधिक वर्षा के कारण पाकिस्तान में चली जाती है। कहां पर? पाकिस्तान में। इस कारण यह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में बहती है। इस कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। और इसके पश्चात यदि हम देखें इसकी कुछ और विशेषताएं, तो यह नदी जो है वो राजस्थान में उत्तर से प्रवेश करती है। उत्तर से प्रवेश करने वाली यह एकमात्र नदी है। और यदि कम वर्षा होने पर भटनेर के मैदानों में कुछ वर्षा की मात्रा कम हो जाती है तो यह राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में ही भटनेर के मैदानों में ही विलुप्त हो जाती है। अर्थात आंतरिक प्रवाह की नदी ही रहकर नष्ट हो जाती है। और यदि वर्षा की मात्रा अधिक होती है तो यह पाकिस्तान में अपना जल ले जाती है और भटनेर के मैदानों में विलुप्त हो जाने के कारण इसे मृत नदी भी कहते हैं। क्या? मृत नदी। तो आप समझ चुके होंगे कि इसको मृत नदी क्यों कहते हैं। और इसी नदी के किनारे पर प्राचीन सभ्यताएं, जिसे कालीबंगा सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, वो घग्गर नदी के किनारे पर ही स्थित है। राजस्थान की सबसे नीचे तल पर स्थित झील, यहाँ पर हनुमानगढ़ में टिब्बी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हम आगे इसको देखेंगे पूरा डिप के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको मैं ऊपर से बता देता हूँ कि राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एक गांव पड़ता है तलवाड़ा गांव। कौन सा? तलवाड़ा गांव। और वहां पर यह एक झील का निर्माण करती है घग्गर नदी, तलवाड़ा झील, जो राजस्थान की सबसे नीचे स्थित झील है, जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर है। कितनी? 7 किलोमीटर, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो इस तरह हम घग्गर नदी की विशेषताओं को भी पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र की ओर।
आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे सबसे पहले आप अपने करीब के दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें और राजस्थान के इस सेवाभावी चैनल को वे भी पढ़कर अपने कंपटीशन को सफल बना सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन से मिल जाए। तो प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो प्रवाह क्षेत्र, इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में जिन जिन स्थानों पर यह नदी जाती है वहां पर इसके अलग अलग नाम है। हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में इसको नाली या पाट के नाम से जाना जाता है, नाली या पाट के नाम से। और पाकिस्तान में इसे हकरा कहा जाता है। क्या? हकरा। ठीक है, हकरा। जैसे घग्गर नदी को हम अगर फनी वे में पढ़े तो घग्गर से घाघरा, घग्गर से घाघरा। और ये नाम भी कुछ इस तरीके का ही है, आप देखो, घग्गर से घाघरा, घाघरा, हकरा, घाघरा, हकरा। ठीक है। और अब इसकी लंबाई के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। कितनी? 465 किलोमीटर। कैसे याद रखेंगे? बड़ा इजी है। मैंने साबरमती नदी तंत्र में साबरमती की लंबाई के बारे में पढ़ाया था मैंने कि साबरमती में क्या आता था? सार। साबरमती में सार, सार से 4, सार से 4। ठीक है। तो कैसे याद की थी हमने? 4 और 4 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 16, 416 किलोमीटर साबरमती की टोटल लंबाई थी। और 4 के बाद क्या आता था? 5। तो 45 किलोमीटर राजस्थान में साबरमती की लंबाई थी। कुछ इसी तरह इसको हम याद करेंगे 465 किलोमीटर। कैसे? तो इस नदी में भी आपको याद रखना है 4 और 4 के बाद आता है 5 और इसके जस्ट बाद 6। तो 4, 5, 6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो अब तक जो पढ़ा आपको समझ आ चुका होगा और याद भी हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं इस नदी के कुल प्रवाह को, देखते हैं कि यह नदी कहां से निकलती है। तो यह नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से। कहां पर? शिवालिक की पहाड़ियों से। और शिवालिक की पहाड़ियों में एक मंदिर स्थित है, आप फोटो में देख सकते हो, मैंने डिजाइन करके बनाया हुआ है। यह मंदिर जो है वह कालका माता का मंदिर है। कौन सा? कालका माता मंदिर। और इसी मंदिर के आसपास से, इन पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश में घग्गर नदी निकलती है। और इसके पश्चात यह नदी पंजाब राज्य में प्रवाहित होती है। इसके पश्चात यह जाती है हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में। और ये यहाँ पर किन स्थानों में प्रवाहित होती है इसको हमें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में इस नदी को पढ़ रहे हैं। तो अब यह हरियाणा के पश्चात राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है और राजस्थान के पश्चात यह नदी कहाँ पर पहुंचती है और विलीन हो जाती है, इसको हम आगे देखते हैं। तो अभी आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश से पंजाब और पंजाब से यह नदी हरियाणा में, हरियाणा के पश्चात राजस्थान में यह हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। और हनुमानगढ़ जिले में भी टिब्बी क्षेत्र में, कहां पर? टिब्बी क्षेत्र में यह नदी हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है, जहां पर एक गांव पड़ता है तलवाड़ा गांव।
तलवाड़ा गांव में, और यहाँ पर एक झील का निर्माण यह नदी करती है जो हमने इससे पहले देखा, तलवाड़ा झील, जो 7 किलोमीटर लंबी और राजस्थान की सबसे नीचे स्थित झील के नाम से जानी जाती है। इसके पश्चात राजस्थान में यह भटनेर के मैदानों में, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, भटनेर के मैदानों में अगर बारिश कम हो तो वहां कहां पर, भटनेर के मैदानों में ही यह विलुप्त हो जाती है, जिस कारण इसको मृत नदी कहा गया। कौन सी? मृत नदी। और यदि बारिश की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह आगे गंगानगर जिले में, गंगानगर जिले में पहुंचती है। वहां पर यह सूरतगढ़ तथा अनूपगढ़ तहसीलों में प्रवाहित होती है, और बहुत अधिक वर्षा की कंडीशन में यह और आगे प्रवाहित होती है, और राजस्थान में हनुमानगढ़ के बाद यह गंगानगर, और गंगानगर के बाद अधिक वर्षा की कंडीशन में यह पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है, फोर्ट अब्बास। यहाँ पर यह पहुंचती है और यहीं पर यह नदी विलुप्त हो जाती है, और पाकिस्तान में इस नदी का नाम या प्रवाह क्षेत्र क्या बन जाता है? हकरा, जो अभी हमने देखा, घाघरा, हकरा, घाघरा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको याद कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ते हैं आंतरिक प्रवाह की दूसरी नदी, कांतली नदी। कौन सी? कांतली नदी। इसमें सबसे पहले इसकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ते हैं। अब आंतरिक प्रवाह की नदियों में इतना कोई मैटर नहीं है कि हम इसको ज्यादा लंबा खींचें, तो इसके लिए हम जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो देखते हैं कि इस नदी को भी क्या कहते हैं? घग्गर नदी को भी दोस्तों मौसमी नदी कहा जाता है। इसी तरह कातली नदी को भी मौसमी नदी के नाम से जाना जाता है। यह पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अभी मैंने बताया था यदि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है नॉर्मली, तो वह नदी घग्गर नदी है। और पूर्ण बहाव की दृष्टि से यदि कोई पूछे तो 100 किलोमीटर जिसकी लंबाई है वो है कातली नदी। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों सीकर में, वो इसी नदी के किनारे पर स्थित है। और इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी क्या कहते हैं? तोरावटी। यह नदी राज्य के झुंझुनू जिले को 2 समान हिस्सों में विभाजित करती है, और यह राजस्थान की वह नदी है जो मिट्टी को काटकर, बहुत अधिक मात्रा में काटकर, उसका शरण कर इसके साथ ले जाने के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके उद्गम स्थान के बारे में देखें तो इसका उद्गम स्थान खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है। इसके पश्चात यह नदी पास ही के जिले झुंझुनू में है। बीचों बीच में से 2 समान हिस्सों में बांटते हुए यह जाती है, और झुंझुनू जिले में चूरू की सीमा पर यह विलुप्त हो जाती है। तो इसको याद करने के लिए यदि हम देखें तो कातली नदी में है दोस्तों कातली, और आप जानते हैं कि नारियल के ऊपर के खोल को ही क्या कहते हैं? कातली। नारियल, कोकोनट जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर के खोल को कातली कहते हैं। और इस कातली के तोड़ने के बाद क्या हुए? खंड हुए। क्या हुए? खंड खंड हो गया। तो कातली नदी कहाँ से निकलती है? खंड से, खंडेला की पहाड़ियों से। और इसके पश्चात झूमती झूमती कहाँ चली गई? झुंझुनू में, और चूरू की सीमा पर यह नदी मिल गई
विलुप्त हो जाती है। और कातली नदी की लंबाई यदि आप जानना चाहते हो तो ये स्पेशल टाइप का नारियल है और हम इसको स्पेशल बनाएंगे क्योंकि हमें इसे याद करना है। तो यह लॉकडाउन के कारण यह नारियल 100 रुपये का हो चुका है। कितना पेट्रोल के भाव बिक रहा है, तो बड़ा ही दगा हो रहा है हमारे साथ, लेकिन कोई नहीं, हमें सिर्फ याद करना है तो याद कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं काकनी नदी। काकने नदी भी इसे कहते हैं। इससे पहले हमने कातली नदी पढ़ी थी, यहाँ पर अब काकनी नदी है। यह राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। कितनी? 17 किलोमीटर। इसी नदी को मसूरदी नदी के नाम से जानते हैं और इसका उद्गम होता है कोठारी गांव। कहाँ पर? कोठारी गांव जैसलमेर में। और यह कोठारी गांव से निकलकर बीच में बूज झील का निर्माण करती है। बूज झील जो रूपसी गांव जैसलमेर में स्थित है और अंत में यह मीठा खाड़ी जैसलमेर में विलुप्त हो जाती है। तो कैसे याद करेंगे इसे, देखते हैं हम। तो इस नदी को कुछ इस तरह से याद कर लेंगे कि काकनी नदी में है काका, और काका का पूरा नाम था काका बुझ कोठारी। काका बुझ कोठारी नाम था इसका। पूरा नाम क्या था? काका बुझ कोठारी। और यह जो काका है वो हमारा सिंगर है और इसके सुर बहुत ही मीठे हैं। कैसे? बहुत ही मीठे हैं। और रूप की तो इसके बात ही मत करो। ठीक है, तो काका बुझ कोठारी जो सुर और ताल में बहुत ही मीठा है और रूप की चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। इस तरह काका की थोड़ी बेइज्जती के साथ हम याद कर चुके हैं काकनी नदी को। अब पढ़ते हैं साबी नदी, जिसे साहिबी नदी भी कहते हैं। तो साबी नदी के बारे में यदि हम पढ़ें तो देखते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं हमें नजर आ रही हैं। यह राजस्थान की एकमात्र आंतरिक नदी है जो उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। कहाँ पर? उत्तर दिशा में। घग्गर नदी उत्तर दिशा में प्रवेश करती है, यह उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, तो यह उत्तर की ओर जाती है और घग्गर नदी उत्तर से आती है। और यह अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? साबी नदी। और इस नदी पर जोधपुरा सभ्यता जो जयपुर में स्थित है वो इस नदी के किनारे पर है। और इस नदी की कुल लंबाई 185 किलोमीटर है। अब इसके उद्गम के बारे में यदि हम चर्चा करें तो इसका उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों में। कहाँ पर? सेवर की पहाड़ियों में। सेवर की पहाड़ियों में। तो यह नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। कैसे याद करेंगे? स से साबी और स से सेवर की पहाड़ियाँ। और हिंदी में स, श, श ये तीनों एक ही साउंड के वर्ण हैं। तो स से सेवर, स से साबी और श से शाहपुरा के निकट जयपुर जिले से यह निकलती है। इसके पश्चात बानासुर। कहाँ पर? बानासुर तहसील अलवर में 25 किलोमीटर तक यह पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। उसके पश्चात यह हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है, जहां पर गुड़गांव जिले में रेवाड़ी तहसील के एक स्थान पटौदी में नफसगढ़ झील में। कहाँ पर? नफसगढ़ झील में। तो नफसगढ़ को हम कर देंगे नफरत। नफसगढ़ को कर देंगे नफरत। ठीक है, आजकल अभी लॉकडाउन में जो वर बने फिर रहे हैं, अभी हालात इतने खराब हैं कि उनको भी शादियों से नफरत हो चुकी है। क्या हो चुकी है? नफरत। तो इस तरह इस नदी को भी हम बड़ी ही आसानी से याद कर चुके हैं। और अब हम बढ़ते हैं आगे।
मेंथा नदी की ओर। मेंथा नदी जो है वो मनोहर, यहाँ पर भी देखो म से मेंथा, म से मनोहर की पहाड़ियां, और ये जो सेम सेम लेटर वाले जो नदियां और उद्गम है वो जयपुर जिले से संबंधित है। इस तरह हम बड़ी आसानी से इनको याद कर सकते हैं। तो मनोहरपुर की पहाड़ियों से, या फिर इसको कर सकते हैं मैं था को मैं था। किसी ने पूछा कौन था, तो बोला मैं था। तो आप कौन? मैं मनोहर, मैं मनोहर। ठीक है, तो इतने गौर से क्यों आप पूछ रहे हो मुझे? मैं मनोहर ही हूं और आप मुझे पहचानते हो। ठीक है, और अंत में यह सांबर जिले में, जयपुर नागौर जिले में, यह उत्तर से, यहाँ पर ये जयपुर जिला और जयपुर से प्रवेश कर यह नागौर में उत्तर दिशा से आती हुई सांबर जिले में प्रवेश करती है। और यहाँ पर ही लूणवा स्थान जो नागौर में है, ठीक है, वो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो इसी नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसे हम बड़ी आसानी से पढ़ चुके हैं। अब हम रूपनगढ़ नदी के बारे में चर्चा करते हैं। यह नदी किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से निकलती हैं और सांबर झील जो राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिनको हम झीलों के वीडियो सीरीज में कंप्लीट करेंगे, जयपुर जिले में यह नदी मिल जाती है। और यहीं पर इस नदी के किनारे पर सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। इसको कैसे याद करेंगे? तो रूपनगढ़ नदी किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और किशनगढ़ स्थान अजमेर में है, ये हमें बड़ी आसानी से पहले से याद है। तो हम इसको याद करेंगे रूप किशन से। कैसे? तो रूप किशन। ठीक है, रूप किशन जो थे वो क्या खा रहे थे? सांभर खा रहे थे। क्या खा रहे थे? सांभर। लॉकडाउन का समय चल रहा है और भाई साहब को सांभर खाने की पड़ी है, लेकिन कोई नहीं, उनके सांभर खाने से भी हमें बहुत ही फायदा हुआ। तो इस तरह इस सांभर के चक्कर में हमने रूपनगढ़ नदी पढ़ ली। अब पढ़ते हैं हम रूपारेल नदी। रूपारेल नदी के कुछ उपनाम हैं, लसवारी नदी और वराह नदी। और इस नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियां, थानागाजी तहसील अलवर से, और विलुप्त हो जाती है यह कुसुलपुर स्थान भरतपुर में। तो पहले इसको याद कर लेते हैं हम। तो रूपा रेल को आप याद करोगे रूपा से, मेला पिक्चर की रूपा। कौन सी रूपा दोस्तों? मेला पिक्चर की रूपा। ठीक है, रूपा को एक व्यक्ति बोल रहा था, चलो हंसी मजाक में, कि लस्सी पी के आते हैं। क्या? लस्सी पी के आते हैं। तो रूपा ने बोला नहीं। क्या बोला? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने क्या बोला गलती से? वरा। वरा। यहाँ पर जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र में वरा का मतलब होता है भाग, चली जा। ठीक है, तो इससे उस व्यक्ति को बड़ी घृणा हुई और उसने क्या बोला? भाग चल, नहीं आ रही मेरे साथ लस्सी पीने, तो कोई नहीं, चली जा। तो फिर वो जाते जाते बोली कि मैं तेरे साथ आना भी नहीं चाहती, मैं तो कहाँ जा रही हूँ? उदय के साथ, उदय के साथ लस्सी पीने जा रही हूँ। ठीक है, तो फिर उदय का नाम बीच में आते ही उसने क्या बोला? अरे मेरे साथ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन उदय के साथ जा रही है, इसमें मेरा कुसूल क्या है? मेरा कुसूर, तेरा सुरूर, वो गाना है दोस्तों, वहीं से ये निकला। मेरा कुसूर क्या है? मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया जो मेरे साथ लस्सी पीने नहीं आ रही? ठीक है, तो इस बड़ी रोमांटिक कहानी के साथ रूपारेल नदी को भी हम याद कर चुके हैं। और इस पर एक बांध बना हुआ है, सिकरी बांध। कौन सा? सिकरी बांध। यह नदी भरतपुर दुर्ग की खाई को मोती झील के माध्यम से, मतलब जो भरतपुर दुर्ग के आसपास खाइयां हैं उसमें पानी कहाँ से जाता है? मोती झील से। और मोती झील को क्या कहते हैं? भरतपुर की
लाइफ लाइन। ठीक है, तो इस चीज को हम जोड़ देते हैं कि उदय ने फिर बाद में इस पूरी घटना को रूपा के मन से हटाने के लिए मोतियों का हार दे दिया। क्या दे दिया? मोतियों का हार। बड़ा ही रोमांटिक हो चुका है ये अवसर, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम कुकुंद नदी। यह नदी भरतपुर जिले की है और इस नदी पर बंद बारेठा बांध बना हुआ है। कौन सा? बंद बारेठा बांध। ठीक है, इसमें कोई ऐसा विशेष चीज है नहीं जो मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए कुकुंद को हम कर देंगे कुमकुम। क्या कर देंगे? कुमकुम। और कुमकुम मांग में क्या भरी जाती है? क्या की जाती है? भरी जाती है। और जो कुमकुम की डब्बी है उसमें बंद की जाती है। क्या कर दी जाती है? बंद। तो दोनों ही चीजें हम याद कर चुके हैं। बंद से बंद बारेठा, और जब कुमकुम भरी जाती है तो भरतपुर जिले से संबंधित है। और अब अंतिम छोटी छोटी नदियां 2-3 बची हुई हैं, उनको भी हम साथ में पढ़ लेते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। अब बची है जोजरी नदी। यह नदी जो से जोजरी और जो से जोधपुर में पीपाड़ कस्बे से। कहां पर? पीपाड़ कस्बे से। तो यह पीपाड़ कस्बे से निकलती है आसपास से, और मेलवा गांव में जोधपुर जिले में यह नदी विलुप्त हो जाती है। तो इसका विशेष कुछ नहीं है, बस ये याद रखना है कि यह जोधपुर जिले से संबंधित है। और दो नदियां, रोहिली नदी जो जैसलमेर जिले से है, और नीमड़ा नदी जो बाड़मेर से है। नीमड़ा। ठीक है दोस्तों, साउंड देखो एड़ा। बाड़मेर, बाड़ा, नीमड़ा। ठीक है, तो बाड़मेर से संबंधित है। और रोहिली नदी, ठीक है, वो कहां से है? जैसलमेर जिले से। और इन दोनों को याद करने के लिए भी आप ट्रिक बना सकते हैं। आप इनको याद करने के लिए क्या ट्रिक बनाते हैं कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेजें। और अब अंत में हम आंतरिक प्रवाह की पूरी नदियों को याद करने के लिए एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ इन चीजों को याद करते हैं। तो वह ट्रिक क्या है? वह ट्रिक आपके सामने कुछ इस तरह है। रूप साबी मत्थे पर, मत्था मतलब सर। ठीक है, रूप साबी कोई महिला है दोस्तों। आपको पूरी ट्रिक का मतलब समझ में आ गया तो ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। तो रूप साबी मत्थे पर, तो रूप साबी जो है वो मत्थे पर, अपने माथे पर घूंघट ओढ़ा हुआ है और जोर से दोस्तों चिल्ला रही है। चिल्लाती हुई क्या लाई? कातली। कातली मैंने बताया था, नारियल के ऊपर के खोल को क्या बोलते हैं? कातली। और काकड़ी से आप परिचित हैं, खाने वाली काकड़ी आती है, पपीता वाली काकड़ी। तो रूपसाबी जो औरत है वह कातली और काकड़ी बेचने का काम करती है। सर पर घूंघट ओढ़कर फिर जोर से चिल्लाती है। ठीक है, तो सर पे घूंघट ओढ़कर अपने संस्कारों को बचाते हुए और अपनी रोजी को कमाने के लिए जोर से चिल्लाती हुई कातली व काकड़ी लाती है। तो रूप से रूपनगढ़, दो यहाँ पर स्क्वायर लगाए, एक रूप से रूपनगढ़, एक से रूपारेल, साबी नदी, मंथा या मेंथा नदी, घूंघट से गग्गर नदी। ठीक है, जोर से जोजरी नदी, कातली से कातली और काकड़ी से काकनी नदी। तो इस तरह हम इसको आसानी से बड़ी ही मजेदार ट्रिक के साथ याद कर चुके हैं। और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। हम इसके बाद कुछ नेक्स्ट सीरीज के साथ आपके पास पहुंचेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।